साथियों, सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता तीनों वर्ग के लिए सामान्य ज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है जो कि आपके सहायक शिक्षक में 15 अंक का और शिक्षक में 10 अंक का ये पूछा जाने वाला है। इसी तरह से व्याख्याता में भी ये पूछा जाएगा। मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक को ही लेकर आप सभी के लिए पूरे 10 और 15 नंबर की तैयारी करवाने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट फैक्ट पर ही बात करेंगे क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंदर सब चीज़ आता है, अर्थात सामान्य ज्ञान में अथाह सिलेबस है और हम उन्हीं विषयों पर उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा मुख्य संवैधानिक प्रावधान पर। आपके सामान्य ज्ञान में शुरू का ये यूनिट है या चैप्टर कहें, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। चलिए बात करते हैं। भारतीय संविधान से ये शुरू हो रहा है। संविधान के सामान्य परिचय की बात करें, संविधान क्या होता है? संविधान अर्थात नियमों का एक संग्रह जिसके अनुसार किसी देश के शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। कोई भी देश की बात करें, उस देश में शासन चलाने के लिए एक नियमावली होती है और उसी नियमावली को संविधान कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यदि हम विश्व के दृष्टिकोण से भारत के संविधान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत देश का संविधान है और ये संविधान विश्व में प्रसिद्ध है। इसी संविधान में उल्लेख है कि जो भारत है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। उसके बाद संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया या आत्मर्पित किया गया, क्योंकि मैंने 3 यहाँ पर इसलिए लिखा है, कई बार ये जो है घुमा कर भी प्रश्न पूछा गया है। तो अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान के निर्माण की बात करूं तो संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर की गई। याद रखना, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर संविधान सभा के गठन के द्वारा भारत में संविधान का निर्माण किया गया। जब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई और वो तारीख था 9 दिसंबर 1946 का समय, जब संविधान सभा की पहली बैठक आहूत की गई। उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। उसके बाद संविधान सभा की जो दूसरी बैठक चली वो 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर को ली गई और 11 दिसंबर को होने वाले संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद जब प्रारूप समिति का गठन हुआ तो प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और संविधान के निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। उसके बाद पूरे देश में संविधान लागू हो गया। तो ये संविधान निर्माण का क्रम है और इसी क्रम में संविधान बना, लागू हुआ। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके प्रमुख भाग है संविधान की प्रस्तावना। यहां से आपके प्रश्न बने हैं। देखिए, प्रस्तावना को थोड़ा सा समझिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त, देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है यही इंपॉर्टेंट है। संविधान का जब निर्माण हुआ अर्थात 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया।
उसके बाद भी संविधान में कई बार संशोधन हुआ, क्योंकि कई नियमावली में सुधार भी किया गया और संविधान में संशोधन के लिए स्पष्ट तौर पर उल्लेख भी किया गया है। इसलिए समय समय पर संशोधन भी होता रहा है। जब संशोधन की बात आ रही है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार 42वां संशोधन किया गया है। देखिए, 42वां संशोधन किया गया और यह संशोधन आपातकाल के दौरान 1976 में किया गया, जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता व अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। याद रखना, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता व अखंडता, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1976 में। यहां से क्वेश्चन आता है, और ये जो नए शब्द जोड़े गए हैं उनके अर्थ को भी पूछ दिया गया है। तो कुछ जो संविधान के उल्लेखित कुछ प्रमुख शब्द है, जैसे है हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता जिनकी राजनीतिक शक्ति संविधान के मूल स्रोत है। इसमें जो नया शब्द जुड़ा पंथ निरपेक्ष, तो ये क्या होता है, संविधान की प्रस्तावना में इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ धर्म के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात जैसे धर्म विशेष, अब मान लीजिए हिंदू है तो हिंदू धर्म ही के राज्य नाम, ऐसा नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों का आदर किया जाएगा और राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं होगा। यानी धर्म के आधार पर न तो नागरिक को बांटा जा सकता है, भले ही वो राज्य हो लेकिन उसमें विविध धर्म के लोग वहां निवास करें, यहां पर उल्लेख किया गया है। एकता व अखंडता, ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। और एकता और अखंडता अर्थात अलग अलग जाति, धर्म और भाषाएं हैं हमारे देश में। भिन्न भिन्न धर्म के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, फिर भी एकता संरक्षित की जाती है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से यहाँ पर तात्पर्य है भारत सरकार किसी भी विदेशी प्रभाव या नियंत्रण से मुक्त रहेगा, अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व भारत सरकार के ही पास है, कोई दूसरे देश के अधीन हमारा देश नहीं है, गुलाम नहीं है। गणराज्य की बात जब कही गई है तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए, भारत एक गणराज्य है। क्योंकि भारत को एक गणराज्य क्यों माना गया, क्योंकि न तो कोई पद वंशानुक्रम नहीं है, अर्थात कोई भी पद यहाँ जो प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, कोई भी पद पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आ रहा, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से ही शासन चल रहा है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। समाजवादी शब्द को देखिए, समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इस शब्द को भी शामिल किया गया है। इसके बाद समाज की अब कुछ विशेषताओं की बात कर लो, क्योंकि समाज की विशेषताएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक झलक संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर डालते हैं। संविधान केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग नहीं है, क्योंकि देखिए संविधान की कुछ शक्तियां ऐसे हैं जो केंद्र से ही संचालित होता है, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसे भी हैं जो केंद्र और राज्य के संयोग से संचालित होता है। सबसे पहले देखिए एकात्मक तत्व जो केवल केंद्र के लिए होता है, और संघात्मक तत्व जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए ये शक्ति होती है। एकात्मक तत्व में एकल नागरिकता, अर्थात कोई भी व्यक्ति केवल एक ही नागरिकता, वह भारत का नागरिक हो, प्राप्त कर सकता है।
क्योंकि इसमें राज्य की अलग से नागरिकता नहीं होती। आपने आधार कार्ड में देखा है भारत सरकार लिखा रहता है। एकल न्यायपालिका, केंद्र में एक ही न्यायपालिका रहेगी, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहा जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रहेगा केवल एक। संविधान भी एक ही रहेगा पूरे भारत देश का। यदि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में यदि खून की सजा, उम्र कैद या फांसी है, तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात हर जगह खून की सजा, उम्र कैद या फांसी ही होगी, क्योंकि भारत में न्याय भी बराबर होगा, संविधान भी एक समान होगा। एकीकृत न्यायपालिका, मैंने अभी कहा न्यायपालिका भी एकीकृत होगा, एक ही होगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, हर राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपातकाल का भी उपबंध किया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जा सकता है यदि वहां पर पद रिक्त हो। उस स्थिति में केंद्र राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन भी कर सकता है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो राज्य के नाम और उसकी सीमा क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो कहना चाहिए, ऐसी कहना चाहिए क्षेत्र विशेष है जिसको सीमा पर, अर्थात वो एमपी के बॉर्डर में है कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में है, इसको लेकर कई बार बदलाव की उम्मीद भी की जा रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। याद रखना, हाई कोर्ट में जो जज बैठते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? आपके केंद्र करता है। संघ सूची में सर्वोच्च होता है और कोई भी राज्य विधेयक बिना राष्ट्रपति के अनुमति के स्वीकृत नहीं हो सकता। ये केंद्रीय शक्ति है जो केवल केंद्र को प्राप्त है। राज्य की बात करूं तो ऐसी शक्ति जो राज्य एवं केंद्र दोनों को मिला हुआ है, जिसमें भारत के लिखित संविधान ये दोनों को मिला है। कठोर है संविधान, वही चीजें हैं, संविधान ही सर्वोच्च है, शक्ति अलग अलग, वितरण विकेंद्रीकरण है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, दोनों के लिए है। यदि वो हाई कोर्ट में जजमेंट अगर उनका वो संतुष्ट नहीं है, डबल बेंच में लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। पुनर्विलोकन के लिए भी वो स्वतंत्र है। हमारे देश में द्विसंसदीय शासन व्यवस्था है जो कि राज्यों में भी लागू है। संविधान संशोधन होता रहा है, लेकिन यह अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। केंद्र और राज्य की पृथक पृथक सरकार होगी, अर्थात केंद्र में प्रधानमंत्री प्रमुख होगा तो राज्य में मुख्यमंत्री प्रमुख होगा। केंद्र में राष्ट्रपति होगा तो राज्य में राज्यपाल होगा। इस तरह से केंद्र और राज्य के संबंध में संविधान में अलग अलग जो है शक्ति निहित की गई है, लेकिन अंत में वो नियम संविधान में बने हुए अनुच्छेद सभी के लिए समान रखी गई है ताकि किसी के अधिकारों का हनन ना हो। एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने संविधान का सामान्य परिचय देखा। इसके बाद हम जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से प्रश्न बनता है, तो उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम के पर्पस से, अर्थात एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम टॉपिक बिल्कुल आप सबके लिए लाएंगे। हर वो चीज़ नहीं पढ़ा सकते क्योंकि आपके सिलेबस एकदम ब्रॉड है। सहायक शिक्षक का भी सिलेबस ब्रॉड है और शिक्षक वाले के तो सब्जेक्ट का तैयारी करना है तो उसके लिए तो समझिए ब्रॉड ही कहेंगे, क्योंकि भले ही एक ही विषय को उनको 50 अंक है, लेकिन वो चीज़ उनके लिए नया होने वाला है। इसलिए
आप जनरल नॉलेज में थोड़ा सा जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को कवर करेंगे ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। प्रतिदिन सुबह 8 बजे आपके लिए जनरल नॉलेज की क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।